Hello everyone, welcome back to our study channel that is Nagain Study Group। आज हम अपना वाटर रिसोर्सेज से कुछ एमसीक्यू इस वीडियो में करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इसके लास्ट टॉपिक को पढ़ लिया था दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसको कंप्लीट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले आने वाली क्लास में हम वाटर रिसोर्सेज के एमसीक्यूज करेंगे। तो आज हम इस क्लास में एमसीक्यू करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है और कैसे हमारे एमसीक्यू किन से कौन कौन से टॉपिक पर बेस्ड होंगे। सबसे पहले हमने वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा है। अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो पहले एक बार इस क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए। पहले जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए ताकि आप एमसीक्यू को अच्छे से आंसर कर पाए। वाटर स्कार्सिटी के बाद मैंने रीजन ऑफ वाटर स्कार्सिटी आपको बताया था, फिर उसकी कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मैनेजमेंट ऑफ वाटर के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने डैम्स वगैरह के बारे में बताया था, डैम्स के हमने एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था और एडवांटेजेस के बाद हमने उसकी डिमेरिट्स दैट इज डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरे देश में जिस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को देखते हैं कि अलग अलग तरीके से दैट इज इन द माउंटेन एरियाज है या राजस्थान के डेजर्ट एरियाज है या बंगाल साइड है जहाँ पे फ्लड प्लेन एरिया बहुत ज्यादा है, उसमें किस तरीके से हमने वहाँ पे वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है उन चीजों के बारे में पढ़ा था। तो एक बार अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है तो हम इसके एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं इसके, दैट इज फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज। तो आइए देखते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेल्स, एक बार ध्यान से पढ़ना और अपना आंसर ध्यान से अपने मन में दे लेना बेटा, बाद में मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका क्या होगा। एक बार सबसे पहले हम आंसर करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसका क्या आंसर है। देखिए, increasing number of wells and tube wells may leading to falling dash water resources। देखिए, increasing number of wells क्या होते हैं? कुएं होते हैं। ट्यूब वेल्स भी क्या होते हैं? कुएं, जिनका सीधा सीधा संबंध किससे होता है? रिवर का कोई लेना देना नहीं होता, लेक लेवल्स का कोई मतलब नहीं होता और सी लेवल्स का भी ट्यूबवेल से कोई मतलब नहीं होता। जिनका डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है? ग्राउंड वाटर से होता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ग्राउंड वाटर। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स में leads to falling ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता है बेटा। ग्राउंड लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है जब कुएं वगैरह ज्यादा हो जाते हैं और ट्यूबवेल्स वगैरह ज्यादा हो जाते हैं। टुडे इन इंडिया hydroelectric power contributes approximately 22% of the total electricity produced। आज अगर हम देखें तो हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है जो कंट्रीब्यूट करती है देश में 22% करती है। इसके अलावा आपको पता है एनर्जी क्रिएट करने के और भी बहुत सारे मेथड्स है बेटा, जैसे हम विंड पावर बोल सकते हैं या एनर्जी की हम कोयल से या पेट्रोल से फ्यूल के द्वारा बोल सकते हैं या हम सोलर एनर्जी से बोल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सोलर का जो सोलर पैनल्स है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो सोलर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होते हैं मेरिट्स के साथ साथ ये डीमेरिट्स भी लेके आते हैं, जिनसे हमें परेशानी होती है। परेशानी क्यों होती है? जैसे रिजर्वायर क्रिएट होता है तो वहाँ की बहुत सारी कम्युनिटी को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, बहुत सारी वेजिटेशन वो सबमर्ज्ड हो जाती है हमारे रिजर्वायर के नीचे। तो इसीलिए हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन अब हमारी जो मेजर होता था, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होते थे उससे हटकर अब सोलर पावर या विंड पावर उसको भी हार्नेस करना हमने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आज भी हमारे 22% के आसपास जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है वो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रीब्यूट करती है। और जैसा कि आपको पता है जब हम एक सोर्स से दूसरे सोर्स पर जा रहे हैं तो ये हमारी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ये डेटा ऐसे होते हैं जो कि डे बाय डे या ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एक कंट्री अपनी जो पावर का सोर्स होती है ना उससे शिफ्ट होती रहती है या उसको कंट्रीब्यूशन को ना ऊपर नीचे करती रहती है। तो अगर हम करंट की बात करते हैं तो 22% के आसपास ऐसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है जिसका हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इट इज पॉसिबल दैट, नेक्स्ट देखते हैं तो इसका पहले का सेकंड का आंसर क्या होगा? 22 इसका आंसर होगा। It is possible that an area or region have less water resources but is still facing water scarcity। देखिए इसका आंसर एम्पल होगा। अगर आपको इसका एम्पल का मतलब नहीं पता तो एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, उपलब्ध होना, जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रचुर, नीड नेसेसिटी के लिए जितना हमें चाहिए उतना है हमारे लिए, उसका एम्पल बोलते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्कार्स बोलूंगा तो स्कार्स है तो वाटर रिसोर्स है तो बट की कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, बट क्योंकि बट हमेशा विरोधाभास प्रोड्यूस करता है। हमेशा जब नेग्लेक्टिंग होता है ना, जब नेगेटिव मान ले कोई वाक्य होता है जैसे वहां पे बट का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे स्कार्स का तो आने का मतलब ही नहीं बनता। फिर यहाँ पे
बट यहाँ पे आने के बाद स्कार्सिटी नहीं होती बेटा, यहाँ पे कोई और वर्ड मिलता है आपको। तो ये एक बट का मतलब देखो, बट हमेशा कहाँ पे आता है, जहाँ पे ना नेगेटिव चीजें आती है। जैसे मैं बात करता हूँ, ही इज गुड बट लेजी। वह गुड अच्छा है बट लेजी लेजी है। तो यहाँ पे जो गुड है और लेजी है दोनों विपरीत है एक दूसरे के। ही हैज, देखो जैसे मान ले हम बोलते हैं ही मे बी, जैसे कोई भी वाक्य बोल दीजिए आप पॉजिटिव, और बट लगा के आपको नेगेटिव ही बोलना पड़ेगा, या आप नेगेटिव बोल दीजिए तो बट लगा के आपको पॉजिटिव भी बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्कार्स यहाँ पे नहीं आ सकता। तो मॉडरेट है तो मॉडरेट होगा स्मॉल। एम्पल क्यों आएगा, कि कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं जहाँ पे एम्पल वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा। ऐसा हो सकता है ना बेटा, कि इस वाटर वहां पे वाटर की रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे एरिया में क्या हो जाते हैं बेटा, वहां पे वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है। और अगर मैं इसका दूसरा मतलब बोलूं, अगर कहीं पे पॉपुलेशन कम है और वाटर के जो रिसोर्सेज है वो मॉडरेट है या कम भी है, तो वहां पे भी वाटर की स्कार्सिटी नहीं होती। तो ये आपकी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से रीजन से बात कर रहे हो। तो वहां पे पॉपुलेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। अभी एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है लेकिन उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी है, तो वहां पे क्या हो जाएंगे वहां पे हमारी वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी। अब एक एरिया ऐसा है जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज तो कम है लेकिन उससे भी कम क्या है, हमारे पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, तो वहां पे वाटर की स्कार्सिटी नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया की बात कर रहे हो और किस तरीके से बात कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा वाटर स्कार्सिटी डिपेंड ऑन द सिचुएशन इन विच रीजन यू लिव, that is the population density is more or less is also affect the water scarcity problem। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पल, जिसका मतलब होता है प्रचुर। नेक्स्ट देखिए, डेस्क स्कार्सिटी इज मोस्ट केसेस caused by our exploitation, excessive use and unequal access to the water among different social group। देखो इन मोस्ट केसेस, देखो वाटर स्कार्सिटी आएगा क्योंकि आप वाटर का चैप्टर पढ़ रहे हो तो वाटर स्कार्सिटी लगाओगे, लेकिन फिर भी अगर आपका ये पेपर में आता तो उसमें कैसे सोचेंगे हम, मैं उस तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, debt scarcity in most cases is caused by overexploitation, excessive use and unequal access to water। देखो वाटर का नाम आ गया, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर आ गया। अगर यहाँ पे लैंड हो जाता तो ठीक है, ओवर एक्सप्लोइटेशन आप लैंड का भी कर सकते हैं, एक्सेसिव यूज आप लैंड का भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सोयल भी आ सकता था। तो ये सारे के सारे अनइक्वल एक्सेस आपका लैंड पे भी होता है और अनइक्वल एक्सेस आपका सोयल पे भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके दूसरे रिसोर्सेज के आने के चांस, देखो एयर तो नहीं आ सकता क्योंकि आप एयर का ओवर एक्सप्लोइटेशन नहीं कर सकते। एयर तो सबके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फोटो तो आप ले ही सकते हैं जिसका आप एक्सेस, देखो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि एयर में आपका अनइक्वल एक्सेस है, दैट इज नॉट राइट। तो ये राइट नहीं होगा कि एयर में आपका अनइक्वल एक्सेस है, ऐसा रिसोर्स है नहीं, एयर में सबका इक्वल एक्सेस है और सबको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं कि एयर में हमारा इक्वल एक्सेस है। लेकिन यहाँ पे अगर वाटर की जगह लैंड होता तो ऑप्शन में लैंड आ जाता, अगर सोयल होता तो सोयल आ जाता, और वाटर है तो वाटर आ जाएगा। दैट इज वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज caused is by our exploitation and excessive use and unequal access to the water among different social groups। तो आप बोल सकते हैं वाटर स्कार्सिटी होती है। तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं एक बार। पहले का जैसे मैंने बताया था क्या है, ग्राउंड वाटर होता है बेटा, फॉलोइंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सेकंड का आपका वही आया कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कितना कंट्रीब्यूट करती है, 22% करती है। उसके बाद इट इज पॉसिबल टू हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज हो, लेकिन उसके बाद वो क्या फेस कर सकता है, वाटर की स्कार्सिटी को वो फेस कर सकता है। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, वाटर स्कार्सिटी है इन मोस्ट केसेस इज caused बाय ओवर एक्सप्लोइटेशन। वो किसके कारण हो रही है आपकी, ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण हो रही है आपकी, किसकी हो रही है, वाटर स्कार्सिटी हो रहा है। किसके कारण हो रहा है हमारा, वो वाटर स्कार्सिटी के कारण हमारा मोस्ट केसेस में हो रहा है, जिससे ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रही है। तो यहाँ पे वाटर आया है तो वाटर बोल सकते हैं, लैंड आएगा तो लैंड बोल सकते हैं, और एयर आएगा तो एयर बोल सकते हैं। आगे देखिए, the moment we speak water shortage, we immediately associate it with rainfall, sorry एक मिनट, with region having less rainfall। देखिए, the moment we speak of water shortage, we immediately associate it with region having low rainfall। देखो, water shortage we immediate associate with the region having
देखो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, लो रेनफॉल आएगा, क्या आएगा, एक मिनट सॉरी, एक बात यहाँ पे मैंने पहले ही कलेक्ट कर दिया तो आंसर क्या आपके सामने पहले आ गई, फिर भी कोई नहीं, आप एक बार इसको एक्सप्लेन करवाऊंगा मैं आपको, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आंसर्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए। The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with region having low rainfall. जब moment we speak, जिस moment में हम बात कर रहे हैं water shortages, we immediately associate it with region having low rainfall. तो जिस समय पर हम बातें कर रहे हैं वहां पे क्या है बेटा, वाटर शॉर्टेज विल बी इमीडिएटली एसोसिएटेड विद द रीजन, उन रीजन्स में जहाँ पे क्या रेनफॉल हमारी क्या है, बिल्कुल लो रेनफॉल है। लो रेनफॉल के एरिया में देखो ज्यादातर वाटर स्कार्सिटी बिल्कुल रहेगी रहेगी बेटा, क्या है, जब ऐसे एरियाज है जहाँ पे वाटर की रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे लेकिन रेन अच्छी होती है तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, लेकिन जहाँ पे रेनफॉल ही नहीं होती तो वहाँ पे एक चीज आपको पता है, ग्राउंड लेवल में से भी आपको फायदा नहीं होने वाला है, आप रेन वाटर की हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे देखो परेशानी होने वाली है, कौन से एरिया में, द एरियाज इन विच हैविंग लो रेनफॉल, जहाँ पे क्या होती है, लो रेनफॉल होती है। आगे देखिए, टुडे डैम्स आर बिल्ट ओनली नॉट ओनली फॉर इरिगेशन बट आल्सो, ये सबको पता होना चाहिए, डैम्स आज सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आया था 22% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से लेते हैं बेटा, हम डैम से लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लेते हैं, तो इसका आंसर तो सबको, एक मिनट रुकिए, हाँ, इसका आंसर तो सबको देना ही चाहिए था कि नॉट ओनली फॉर इरिगेशन बट आल्सो फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम डैम्स का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइट डैम्स आर कैटेगरी, ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, लार्ज मेजर और लो डैम्स ये हमारे किसके बांटे गए हैं, लार्ज के हिसाब से, मेजर के हिसाब से और लो के हिसाब से, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, हमने किसको, सॉरी हाइट की वजह से किसको बांटा हमने बेटा, डैम्स को बांटा है, जैसे जो लार्ज होते हैं या मेजर होते हैं या फिर लो डैम्स होते हैं। Based on structure and material, used dams are classified as timber dam structure, ये भी हमने वीडियो में के दौरान पढ़ा था, एम्बैकमेंट सुनते हैं या फिर टिम्बर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं या फिर मेसनरी डैम्स बोलते हैं, जिनको एम्बैकमेंट जैसे होते हैं, जो वो किसके आधार पर होते हैं, वो स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं। देखिए, Tess proudly proclaimed that dams as the temples of modern India, ये आपका आया था, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे जिन्होंने इस सेंटेंस को कहा था कि मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स किसको माना गया बेटा, डैम्स को माना गया, दैट इज सेड बाय मिस्टर जवाहरलाल नेहरू से, किसने बोला था बेटा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स क्या है बेटा, डैम्स हो सकते हैं। आगे देखिए 10th का, डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाइट स्ट्रक्चर और पर्पस, देखो हाइट, अब देखो हाइट के साथ विड्थ लगाना या ब्रेड्थ लगाना या वॉल्यूम लगाना, ये सारे तो फिर एरिया के अनुसार हो गए ना, वो तो इसने बोल दिया ना हाइट के अनुसार, अब विड्थ ब्रेड्थ और वॉल्यूम अलग अलग थोड़ा बोलेंगे, हाइट के अनुसार बोलेंगे तो, लेकिन स्ट्रक्चर बोल दिया, हाइट बोल दिया और उसके अनुसार स्ट्रक्चर के अनुसार हमने पीछे पढ़ लिया कि भाई एम्बैकमेंट हो सकती है या फिर टिम्बर के डैम्स हो सकते हैं, तो यहाँ अपन क्या बोलेंगे, पर्पज के लिए हो सकते हैं। अभी पर्पज क्या हो सकता है भाई, अब डैम्स है ना मल्टीपर्पज के लिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं ना बहुत सारे, जिसमें इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, या फिर फिश की, जो फिश वगैरह की जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसके ब्रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम डैम्स का इस्तेमाल करते हैं। द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन द ईयर 2006, आई थिंक 2006 में एक टाइम आया था बेटा, जब महाराष्ट्र में रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ने हैवी रेन के टाइम पे एग्रीवेट कर दिया था फ्लड सिचुएशन को। अब आप बोलेंगे कि जब हैवी रेन हो रहा है तो डैम्स में से पानी को रिलीज क्यों किया वाटर को, तो बेटा ये सोचना पड़ता है कि डैम्स ना कितनी, देखो अगर आप डैम्स का पानी रिलीज नहीं करोगे तो वहां पे वाटर का लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा और वो और इंक्रीज होता चला जाएगा, और आपको पता होना चाहिए जो निचली परत होती है ना, क्योंकि पानी का जो प्रेशर होता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो पानी का प्रेशर जो होता है ना, जितना आप नीचे जाते हैं ना पानी का प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी एक रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि 3-4 सवार अभी टाइटैनिक जो एक जहाज है उसको देखने गए थे, एक सबमरीन के दौरान, जो छोटी सी सबमरीन थी बेटा उसके दौरान गए थे, और नीचे प्रेशर के कारण, उस प्रेशर के कारण उन सबकी डेथ हो गई थी बिल्कुल देखते देखते। तो जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाते हैं ना बेटा, तो उस नीचे जाते ही पानी का वाटर का प्रेशर ना इंक्रीज होता चला जाता है, एज द डेप्थ इंक्रीज
द वाटर प्रेशर इज आल्सो इंक्रीज। तो अगर डैम का पानी अगर इंक्रीज होता चला जाएगा तो नीचे वही प्रेशर क्या होता चला जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में बांध का टूटने का, ब्रेकेबल होने का उसके रीजन बढ़ जाते हैं। तो दैट्स वाई डैम से पानी को छोड़ना पड़ता है। नहीं, सरकार इसमें कोई अपनी मनमानी नहीं करती कि भाई जानबूझकर पानी को छोड़ दिया, दैट्स वो चाहते थे कि हमारे राज्य में फ्लड आए, ऐसा नहीं होता। ये सब रीजन क्या होते हैं, अगर डैम में पानी ज्यादा हो गया और उसका प्रेशर नीचे ज्यादा हो गया तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, बाढ़ आ जाएगी, वो डैम टूट गया तो फिर तो कोई भी हालात काबू में नहीं आएंगे, फिर सारे राज्य के ऊपर वो फ्लड से भी बुरा काम हो जाता है। तो दैट्स वाई डैम से पानी को छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये कब की बात है, द रिलीज ऑफ वाटर डैम्स ड्यूरिंग द हैवी रेन्स एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन द ईयर 2006 की बात है बेटा, ये महाराष्ट्र में जब ऐसा हुआ था जिसने फ्लड की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी महाराष्ट्र में। द मल्टीपर्पज डैम्स हैव इंक्रीज द डैश गैप बिटवीन द रिच फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स के बीच में। बेटा देखो, कल्चरल का तो इसमें कोई हिसाब नहीं बनता ना पॉलिटिकल का, तो सोशल गैप ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। किसके बीच में बेटा, मल्टीपर्पज डैम ने बेटा। तो कौन से गैप को इंक्रीज कर देते हैं, लैंडलेस लेबर के और फार्मर्स के, रिच फार्मर्स के बीच में सोशल डैम को। देखो रिच फार्मर्स का क्या फायदा होता है, अगर किसी डैम में उनकी जमीन वगैरह आती है बेटा तो वो जमीन को बेच देते हैं और उनका फायदा हो जाता है, वो रिच हो जाते हैं। लेकिन जो लैंडलेस लेबरर्स हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो उनका तो फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, क्योंकि उनके काम करने के लिए खेत नहीं बचते। अब खेत को किसने ले लिया, डैम्स ने ले लिया। अब किसानों का क्या फायदा हो रहा है, रिच फार्मर्स का, उन्हें तो पैसा मिला उनके बदले, लेकिन लैंडलेस लेबरर्स को क्या मिलेगा, वो तो कम्युनिटी ऐसी है ना जो डिस्प्लेस हो जाएगी वहां से, तो उनको वहां से जाना ही पड़ेगा। तो सोशल गैप को ज्यादा इंक्रीज कर दिया है किसने, द मल्टीपर्पज डैम हैव इंक्रीज द सोशल गैप बिटवीन द रिच फार्मर्स एंड लैंडलेस डीलर्स के बीच में। किसी गैप को, सोशल गैप को क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया है। आगे देखिए, द मल्टीपर्पज डैम बेनिफिट, वही बात है मैंने बताया ना आपको, ऑर्डिनरी पीपल का कोई लेना देना नहीं, पूरे फार्मर का कोई, रिच फार्मर्स क्या किया बेटा इन्होंने, बेनिफिटेड किया है मल्टीपर्पज डैम ने, किनको, रिच फार्मर्स को। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मैंने बताया था आपको किसने प्रोक्लेम किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रोक्लेम किया था। और डैम्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द हाइट, स्ट्रक्चर और पर्पज के लिए होता है। और रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग द हैवी रेन एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन द ईयर 2006 इन महाराष्ट्र। एंड सोशल गैप को क्या कर दिया बेटा, इंक्रीज कर दिया है। और रिच फार्मर क्या होते हैं बेटा, बेनिफिट होते हैं मल्टीपर्पज डैम से। आगे देखिए, वाई वर द आंदोलन अगेंस्ट द मल्टीपर्पज डैम, क्यों होते हैं आंदोलन, देखो टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम को स्टॉप करना ये कोई बात नहीं होती, उसका एक कारण होना चाहिए ना, कि आंदोलन होते हैं उनके पीछे हमेशा एक मोडस ऑपरेंडी होता है, एक मोटो होता है कि भाई ये चीज हमें गवारा नहीं है, तो इसीलिए हम आपके सामने आंदोलन पेश कर रहे हैं कि ये चीज एक्सेप्टेबल नॉट बाय द, कि लोगों को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और इनमें सबसे ज्यादा चीज ड्यू टू वेस्टेज ऑफ लार्ज एरिया, नहीं ये कोई बात नहीं है, लेकिन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज डैम्स आर कॉजिंग टर्बल्स। तो यहाँ पे दो ही बातें होती हैं जो ज्यादातर एरिया की, सबसे सबसे पहले तो क्या आंदोलन हो सकता है कि अगर जो वेजिटेशन है वो खराब होती है, बहुत सारी वेजिटेशन डैम के पानी रिजर्वायर के अंडर आ जाती है, वो सबमर्ज्ड हो जाती है पानी के नीचे, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बेटा, डैम्स की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जितना डैम एरिया लेता है वो तो लेता ही लेता है, लेकिन उसके आसपास का कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गवर्नमेंट भी खाली करवा देती है। तो वहां की जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं बेटा, उनको कॉजिंग टर्बल होती है और उनको वहां से जाना पड़ता है, जो कि एक मेन सिचुएशन होती है आंदोलन की फॉर द मल्टीपर्पज डैम्स के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ local communities, dams are causing troubles, and so that's why the andolans are against the multi-purpose dam. The dams that are created on the floodplain submerge the existing vegetation and soils को बेटा क्या, रिजर्वायर जो होते हैं बेटा, देखो रिजर्वायर और डैम से चैनल, कैनाल और चैनल का तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। तो रिजर्वायर जो होते हैं बेटा, उसमें पानी इकट्ठा होता है और वो क्या कर देते हैं बेटा, फूड प्लेन्स होते हैं बेटा, फ्लड प्लेन्स में, और सबमर्ज कर देते हैं किसको, एग्जिस्टिंग वेजिटेशन को, सोइल को क्या कर देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं। मैनी थॉट दैट डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देखो पहले समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। मैनी थॉट दैट, बहुत लोग सोचते हैं, दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस है एंड रेजिस्टिंग, रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोक, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो करंट का चैप्टर आता है आपकी क्लास में, इसी क्लास 10th क्लास में पढ़ेंगे आप, जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आता है, तो उसमें एक रेजिस्टेंस टर्म आती है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट होना।
किसी चीज का अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, उस चीज को रोक दीजिए। तो राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं कि भाई आपकी जो लैंड है वो लैंड के नीचे बहुत सारी वेजिटेशन क्या हो रही है, सबमर्ज्ड हो रही है, या वहाँ की लोकल कम्युनिटी को क्या होना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है, या उसके अलावा वहाँ के बहुत सारे मतलब ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो भी क्या लगे होते हैं बेटा, जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है रिजर्वायर और डैम्स के द्वारा। तो उनके खिलाफ क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के कारण हम यहाँ पे अब कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के खिलाफ क्या हो जाता है, उस सिस्टम के खिलाफ एक अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश हो रही है। कुछ अल्टरनेटिव देखे जा रहे हैं कि ये कुछ अल्टरनेटिव हो सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं आर वायबल अल्टरनेटिव। सो हम वो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, देखो सबसे पहली बात, डैम्स का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है, लेकिन इसका सबसे एक मेन एडवांटेज होता है कि वाटर की जो स्कार्सिटी है उसको दूर करना। कि जो वाटर स्कार्सिटी है भाई उसके लिए भी इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल आपका है, तो वो आपकी वाटर स्कार्सिटी हो सकती है, उसको दूर करना भी आपका क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है। दैट इज आल्सो रीजन बिहाइंड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो वो क्या हो सकता है बेटा, वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि देखो बंड्स भी उसके अंदर ही आता है, वाटर हार्वेस्टिंग ये भी उसका एक टाइप है। वीएस है या डैम्स है, देखो ये नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग करना। वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जो एक अल्टरनेटिव हो सकता है इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। देखो मैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर एक्सप्लेनेशन के ऊपर जोर इसलिए देता हूँ बेटा, ताकि आप हर एक छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल गहनता से समझे, बिल्कुल डीपली समझे। और मेरी लैंग्वेज बाइलिंगुअल भी इसीलिए होती है क्योंकि एसएस में ओनली कंसेप्ट होता है और लिखने का तरीका होता है, एसएस में कभी मार्क्स कटने के चांस नहीं होते। तो मैं हर एक चीज को, क्योंकि आपस में जब आपकी चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है ना, जब क्वेश्चन में आपको लगता है ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ, ये दूसरे क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, ये एमसीक्यू में रिपीट हो रहा है, इसमें तो सारी टोटल यही बातें हैं, तो आप ये समझ लीजिए तो उसके बाद आपकी तैयारी बिल्कुल सही होती जा रही है। लेकिन अगर आपको किसी भी मान लिया चैप्टर की आप तैयारी करते हैं और चीजें बार बार रिपीट नहीं होती, हर बार नई चीजें आपको मिलती है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अभी अधूरी है, आपकी वो प्रिपरेशन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है जिस लेवल तक आपको लेकर जानी चाहिए। तो इसीलिए बेटा हम हर एक क्वेश्चन को किसी एमसीक्यू के अंदर भी कंसेप्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन भी है कि मैनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस एंड राइजिंग रेजिस्टेंस, इसका भी इस्तेमाल, इस लैंग्वेज का भी इस्तेमाल आप अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं। मान ली क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सो दैट द राइजिंग रेजिस्टेंस, तो वहां पे भी आप रेजिस्टेंस वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, राइजिंग रेजिस्टेंस कीजिए, वायबल अल्टरनेटिव वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, तो उससे क्वेश्चन अच्छा लगता है। ये इम्पैक्टफुल होता है किसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर जो आपका पेपर चेक करता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ बेटा हर एक वर्ड हर एक को बिल्कुल अपने अंदर से पढ़िए, बिल्कुल अपने अच्छे से समझिए उस चीज को कि दैट इज नॉट ए एमसीक्यू, मेरे को इसमें से भी कुछ ना कुछ निकालना है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वरना हमको ऐसे पढ़ना हो मनी थॉट दैट गिवन दैट डिसएडवांटेजेस एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, भाई चलो हो गया क्वेश्चन, बात खत्म, चलो आगे चलते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो आपको चीजों को सोचना है बिल्कुल गहराई से, भाई मेरे को चैप्टर ये करना है, ये चीज मेरे को ये फायदा दे सकती है, ये फायदा, तो उस हिसाब से एमसीक्यू को भी ऐसे पढ़ना है कि मैं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकता हूँ। Why are the आंदोलन against the multi-purpose dam due to the displacement of the local community dams are causing troubles, तो ये आपका क्या है, ड्रॉबैक्स भी तो है, वहां पे भी तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, जहां पे लिखा आ जाएगा मल्टीपर्पज डैम्स के क्या ड्रॉबैक्स है, तो वहां पे भी लिखोगे ना द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी ड्यू टू द मल्टीपर्पज डैम्स आर कॉजिंग ट्रबल, इट इज आल्सो ए ड्रॉबैक ऑफ द मल्टीपर्पज डैम्स, ये भी तो हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाले का, वाटर रिजर्वायर हो जाएगा लास्ट वाले का आंसर। और सेकंड का क्या था, रिजर्वायर। और 14 क्वेश्चन का क्या था, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज डैम्स आर कॉजिंग टर्बल्स। आगे देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। In hills and mountains, people build divergent channels like the, अब अपने मन में आंसर लिखिए, पहले ऑप्शंस को सोल्व कीजिए। देखो हिली और माउंटेन्स रीजन्स में मैंने आपको गुल्स और कुल्स पढ़ाए थे बेटा, आपको ध्यान होगा गुल्स क्या होते हैं और कुल्स क्या होते हैं, मैंने इनके बारे में बताया था आपको। और जोहर्स क्या होते हैं और खादिन्स और टंकास ये डायरेक्टली रिलेटेड है राजस्थान से, जहाँ पे मैंने जोहर्स के बारे में, खादिन्स के बारे में बताया था, जहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम होता है, वाटर के लेवल जो ग्राउंड वाटर लेवल उसको बढ़ा दिया जाता है, उसके आगे एक डिग वेल होता है, वहां पे वेल होता है, वेल में वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और बुल्स और फुल्स क्या होते हैं, गुल और फुल्स तो हमारे माउंटेन के रीजन में आते हैं। जोहर्स भी कहाँ का है बेटा,
वहीं पे उसी से रिलेटेड है। और टंकाज कहाँ पे होते हैं? बीकानेर साइड में हमने पढ़ा था। टंकीज होते हैं हर घरों में अंडरग्राउंड, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं। दे कैन बी लार्ज एज योर रूम के बड़े भी हो सकते हैं, 6-6 मीटर के डीप है, 3-3, 4-4 मीटर जितने वाइड हैं, और वो गर्मियों में भी कमरों को ठंडा रखते हैं। तो ये सारे जो अदर 3 टर्म्स हैं, टंकाज, जोर्स एंड खारिज, दीज आर टोटली रिलेटेड टू द ना राजस्थान। किससे रिलेटेड है बेटा? राजस्थान रिलेटेड है। डैश रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कमली टू स्ट्रॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ से करोगे बेटा आप? देखो गली नहीं, गुल्सन पुल्स नहीं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कमली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। तो रूफ टॉप से जो पानी आता है बेटा, उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है बेटा? ड्रिंकिंग वाटर में किया जाता है। नहीं, गुल्स और पुल्स में, कुल्स का इस्तेमाल तो आपने एग्रीकल्चर के इरिगेशन के लिए किया था ना, तो आप उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। In plains of Bengal, people developed dash channels to irrigate their field। तो बंगाल का आपको याद होना चाहिए। इनुंडेशन हम उन्होंने चैनल्स को क्रिएट किया था। इनुंडेशन का मैंने आपको बताया था। इनुंडेशन एक ऐसा वर्ड होता है जहां पे बिल्कुल भरी हुई कोई चीज होती है ना, फुल ऑफ। देखो पेरिनियल होता है वार्षिक, पेरिनियल उसको बोलते हैं जो सालों साल होता है, पेरिनियल वार्षिक जिसको बोलते हैं। स्मॉल एक छोटा होता है, बिग एक बड़ा होता है। लेकिन बिग चैनल की और स्मॉल चैनल की कोई बात नहीं हुई थी, वहां पे बात हुई थी इनुडेशन चैनल्स की, जिसका मतलब होता है जो सेंस देता है भरा हुआ चैनल, जहां पे कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, उसको हम बोलते हैं इनुडेशन चैनल बोलते हैं। इन this, almost all houses and underground tanks for storing drinking water। तो कहाँ पे होते हैं बेटा? देखो ऑलमोस्ट ऑल हाउस हैड अंडरग्राउंड टैंक्स जो होते हैं बेटा, जिनको टंकाज बोलते हैं, टंकाज बोलते हैं बेटा उनको। वो कहाँ पे होते हैं बेटा? वो आपके होते हैं बीकानेर में। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 में भी बताया था कि जो बहुत सारे हाउसेज होते हैं उनके अंडरग्राउंड क्या होते हैं बेटा? आपके क्या होते हैं? टंकाज होते हैं। और जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल हाउसेज आर अंडरग्राउंड टैंक्स एंड स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है बेटा? उनका इस्तेमाल वो किसमें करते हैं? स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर में करते हैं। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए इन हिल्स एंड माउंटेन रीजन्स में क्या आया बेटा? वुल्स एंड पुल्स आया है। और आगे क्या आया बेटा? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। ये किस में आया है बेटा? रूफटॉप से होती है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। और बिग प्लेन और बिगर में डेवलप किया किसको बेटा? इनुंडेशन को किया है। और बीकानेर में क्या होते हैं बेटा? अंडरग्राउंड के टैंक्स होते हैं। एक बार फटाफट करके सारे क्वेश्चंस को एक बार विद ऑप्शंस के आंसर के साथ देख लेते हैं क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है, और उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेल्स ट्यूबवेल से क्या होता है? आपका ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 22% कंट्रीब्यूट कर रही है। पॉसिबल क्या होता है? किसी वाटर वाटर क्या है? एम्पल मात्रा में है, और उसकी वजह से क्या हो सकती है? वाटर की स्कार्सिटी हो सकती है। और वाटर स्कार्सिटी क्या होती है? यहाँ पे वाटर वर्ड आया था तो किसका इस्तेमाल कर रहे थे हम? वाटर स्कार्सिटी का इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए द मोमेंट वी स्पीक, तो क्या होता है बेटा? वाटर शॉर्टेज हो सकती है ऐसे एरिया में जहाँ पे क्या है? लो रेनफॉल है। टुडे डैम्स बिल्ट नॉट ओनली फॉर इरिगेशन बट आल्सो फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कितनी इलेक्ट्रिसिटी देता है? जो हमने लास्ट पेज पे पढ़ा है 22% इंडिया इस्तेमाल करता है। कैसी इलेक्ट्रिसिटी का? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का जो किसके की है बेटा? डैम्स वगैरह से आई है। अकॉर्डिंग टू द हाइट्स एंड डैम्स, इसकी वजह से किसमें? लार्ज, मेजर और लो डैम्स में बांटे गए हैं बेटा। आगे क्या? बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के हिसाब से टिम्बर डैम्स है, एम्बैकमेंट डैम्स है और मेसनरी डैम्स को बांटा गया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ने बोला था कि जो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स किनको बताया गया था बेटा? वो बताया गया था किनको? जो हमारे क्या होते हैं? जो हमारे हमारे डैम्स होते हैं इनको क्या बताया गया है? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बताया गया है। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइट, स्ट्रक्चर और पर्पज। किसके अनुसार होता है बेटा? पर्पज के अनुसार होता है। द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन द 2006 इन महाराष्ट्र। मल्टीपर्पज डैम्स हैं हैव इंक्रीज द किसको? सोशल गैप बढ़ा दिया किसके बीच में? फार्मर्स के बीच में और लैंडलेस नेबर्स के बीच में। और मल्टीपर्पज डैम्स जो है बेटा बेनिफिट किसको करते हैं? रिच फार्मर्स को करते हैं, पुअर पीपल से कुछ नहीं होता। व्हाई वर द आंदोलन अगेंस्ट द मल्टीपर्पज डैम क्या होते हैं? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज हैव डैम्स आर कॉजिंग ट्रबल्स हो जाते हैं इनकी वजह से। द डेस्ट दैट क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सोइल, क्या नाम होता है उनका बेटा? रिजर्वायर उनका नाम है। Many thought that giving the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project, तो किसको? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्या बताया बेटा? अगर किसी को लगता है कि जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उनको जैसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जो हमारे लिए वाइबल अल्टरनेटिव है।
17 हमने बताया था हिल्स माउंटेन्स में क्या है, गुल्स और कुल्स मिलते हैं। जोड़, खादीन्स और टंकाच कहाँ के एरिया के बताइए, ये एरिया आपके मिलते हैं कहाँ पे, राजस्थान में मिलते हैं। और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमनली प्रैक्टिस कहाँ पे की जाती है बेटा, स्टोर ड्रिंकिंग करने के लिए ये मेघालय वगैरह में भी की जाती है। ये कर्नाटका का एक था जो गाँव था वहाँ पे भी की जाती है। और बंगाल में क्या क्रिएट कर दिए जाते हैं बेटा, इनुंडेशन को क्रिएट कर दिया जाता है, चैनल जो क्रिएट कर दिए जाते हैं जो इरिगेट करने के लिए फील्ड्स को। और बीकानेर में ऑलमोस्ट ऑल हाउसेज ऐसे हैं एट अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोर ड्रिंकिंग वाटर दैट इज इन द एरिया बीकानेर में। कहाँ पे है वो, बीकानेर में है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बीकानेर ऑलमोस्ट है ऑल हाउसेज हैड अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ये थे आपके 20 एमसीक्यू जिसने हमें पूरा का पूरा एक बार रिवीजन करवा दिया है पूरे चैप्टर का, सो दैट वी कैन से दैट कि दीज आर द 20 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर चैप्टर दैट इज वाटर रिसोर्सेज, जिससे हमने एक आइडिया मिल गया कि पूरे चैप्टर के दौरान हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा और उसका रिवीजन हो गया। अब इससे जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कर, क्वेश्चन के अनुसार हमें इस तरीके से आगे इस चैप्टर में बढ़ना है। तो आगे हो सकता है या तो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे या कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करवाएंगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सबको आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज इस क्लास के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग से, सॉरी वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।